हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है आपकी फिजिक्स की क्लास में। और आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हमारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, चैप्टर नंबर 8 ग्रेविटेशन। और ग्रेविटेशन के कॉन्सेप्ट बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं क्योंकि यहाँ पर हम बहुत सारे ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ में हम यूज़ करते हैं। हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का यूज़ करते हैं। जब हम किसी स्टोन को ऊपर फेंकते हैं तो वापस हमारे हाथ में आ जाता है, कितने टाइम के बाद आता है, कितनी वेलोसिटी से आता है। ये सारे कॉन्सेप्ट ग्रेविटी से रिलेटेड है, ग्रेविटेशन से रिलेटेड है। अगर हम बात करें प्लानिटरी मोशन की, अगर हम सैटेलाइट मोशन की बात करें तो वहाँ पर भी ग्रेविटेशन के कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। और हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसमें भी जेई की एग्ज़ाम है, नीट की एग्ज़ाम है, उसमें भी ग्रेविटेशन से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं टॉपिक्स की, कौन कौन से टॉपिक्स हमको ग्रेविटेशन में देखना है। सबसे फर्स्ट टॉपिक हमको देखना है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। फर्स्ट टॉपिक क्या है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यहाँ पर हम ग्रेविटेशन में इस चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं वो कॉन्सेप्ट एज इट इज रिपीट होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में। तो अगर आप ग्रेविटेशन के कॉन्सेप्ट अच्छे से समझते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। यहाँ पर सबसे फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और इस न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में इसे हम कहते हैं यूनिवर्सल लॉ। क्या कहते हैं? यूनिवर्सल लॉ। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ क्यों, इसे यूनिवर्स क्यों कहते हैं? यूनिवर्सल लॉ क्यों कहते हैं? क्योंकि यह हर जगह यूज़ होता है। ये किसी भी पर्टिकुलर गैलेक्सी या पर्टिकुलर स्पेस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है, पूरे यूनिवर्स में ये एक जैसा एप्लीकेबल होता है। ओके, तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट टॉपिक हमको पढ़ना है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और इस न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में न्यूटन ने क्या कहा था कि अगर दो बॉडी, जैसे हमारे पास में एक बॉडी रखा हुआ है मास m1 और दूसरा बॉडी इससे r डिस्टेंस पे रखा हुआ है मास m2। ओके, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? दोनों के बीच का डिस्टेंस है r। ओके, तो उसका कहना है कि ये दोनों बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी, है ना। ये जो m1 है इस पर अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा और उसको हम कंसिडर कहते हैं F12। ओके, और जो सेकंड बॉडी है उस पर फोर्स लगेगा, वो भी अट्रैक्शन का ही होगा। यहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है, अट्रैक्शन का फोर्स होता है। तो इस पर भी अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा और ये अट्रैक्शन का फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? इन दोनों के सेंटर ऑफ मास को मिलाने वाली लाइन की डायरेक्शन में। तो यहाँ पर F21 वेक्टर हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट अगर हम देखें कि जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो किधर होगा। ओके, सबसे फर्स्ट पॉइंट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हम लिखेंगे कि ये जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ये म्यूचुअल अट्रैक्शन का फोर्स है। ओके, इट इज फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन। ओके, ये म्यूचुअल अट्रैक्शन का फोर्स है। मतलब कि जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं तो एक्सटर्नल फोर्स कितना होता है? ज़ीरो होता है। एक्सटर्नल फोर्स कितना होता है? ज़ीरो होता है। मतलब नेट फोर्स की बात करें F12 प्लस F21 नेट फोर्स, है ना। नेट फोर्स का क्या मतलब? दोनों सिस्टम, इस पूरे सिस्टम में दो बॉडी है, एक F1 है तो उस पर कितना फोर्स लग रहा है और F2 है तो उस पर कितना फोर्स लग रहा है, और दोनों का वेक्टर एडिशन मतलब कि नेट फोर्स। वो नेट फोर्स मतलब एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा? ज़ीरो होगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? ये F21 है, वो कितना होगा? ज़ीरो होगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ से हम लिख सकते हैं F21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ F12 वेक्टर। और ये कॉन्सेप्ट तो हमने पहले भी देख रखा है। ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ देख रखा है? ये कॉन्सेप्ट हमने देख रखा है न्यूटन के थर्ड लॉ में, एक्शन रिएक्शन पेयर। मतलब कि यहाँ पर ये जो दोनों फोर्स है ये इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे और अपोजिट डायरेक्शन के होंगे। तो ये वाला पॉइंट भी हमको बहुत इंपॉर्टेंट लिख लेना है, जिसको हम पॉइंट नंबर 2 कहेंगे। क्या कहेंगे? पॉइंट नंबर 2। और उसमें हम लिखेंगे न्यूटन्स ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्शन रिएक्शन पेयर। ओके, ये कैसा फोर्स है? इट इज एक्शन रिएक्शन पेयर। It is एक्शन रिएक्शन पेयर। ये कैसा फोर्स है? ये एक्शन रिएक्शन पेयर टाइप का फोर्स है। न्यूटन्स लॉ
के अकॉर्डिंग, न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। ओके, न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ये एक्शन रिएक्शन का पैर है, एक्शन रिएक्शन के फोर्स है, मतलब कि F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21। इसको हम लिख सकते हैं क्या कि बोथ फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, जो दोनों बॉडी पर इंडिविजुअल फोर्स लग रहे हैं हम लिख सकते हैं बोथ फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड but opposite in direction, but equal in magnitude but opposite in direction। क्या लिख सकते हैं? equal in magnitude but opposite in, सॉरी गलत, but opposite in direction, opposite in डायरेक्शन। तो यहाँ पर हमको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमको ध्यान रखना है कि जब कभी हम यहाँ पर न्यूटन्स ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं तो इस सिस्टम के लिए हमेशा एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है, मतलब कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड होगा। मतलब हम कह सकते हैं लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन कंजर्व्ड, लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम remain conserved। अच्छा, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात हमको क्या समझना है? सबसे इम्पोर्टेंट बात हमको ये समझना है कि इस फोर्स का डायरेक्शन किधर होता है। जैसा अभी हमने डायग्राम बनाया, अगर हमारे पास में एक बॉडी है M1 और दूसरा बॉडी है M2, जैसा हमने अभी समझा, और इन दोनों को हमने मिलाया, मतलब इसका सेंटर ऑफ मास और इसके सेंटर ऑफ मास को हमने एक लाइन से ज्वाइन किया और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने कंसिडर किया था r। ओके, तो यहाँ पर फोर्स का डायरेक्शन, जैसे अगर हम फर्स्ट वाली बॉडी पर फोर्स की बात करें तो उसका डायरेक्शन ऐसा होगा, सेकंड वाले बॉडी पर फोर्स की बात करें तो उसका डायरेक्शन ऐसा होगा। मतलब ये फोर्स F12 और फोर्स F21 जो है ये किस डायरेक्शन में है? यहाँ पर हम फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, दिस फोर्स आर along the line joining the center of mass, along the line joining the center of mass, along the line joining the center of mass, the center of mass of two bodies। ओके, दोनों बॉडी के सेंटर ऑफ मास को मिलाने वाली डायरेक्शन के अलाउंग होगा। ओके, ये वाला जो पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको समझना पड़ेगा फोर्स की डायरेक्शन पता करने के लिए। क्योंकि जब हम फोर्स की बात करते हैं तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन की बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप उसी के अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल कर सकते हैं। अब हम आते हैं न्यूटन्स के स्टेटमेंट पर, न्यूटन सेकंड लॉ। क्योंकि हमने यहाँ पर अभी बेसिक कॉन्सेप्ट देखा कि न्यूटन्स का जो फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, वो कैसा होता है, उसका डायरेक्शन कैसा होता है। पर अब हम बात करेंगे कि उसका मैग्नीट्यूड कैसा होगा, उसके लिए एक्सप्रेशन न्यूटन ने क्या दिया था। तो अब हमारे पास में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है। पहले हम वापिस से एक बार डायग्राम बनाएंगे और फिर फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखेंगे। ओके, यहाँ पर हमारे पास में एक बॉडी है M1, और दूसरा बॉडी है M2। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमको यहाँ से मिलता है, ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, हम ऐसा भी लिख सकते हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या लिख सकते हैं हम? न्यूटन के अकॉर्डिंग ये जो फोर्स है, हमने क्या देखा? हमने देखा कि F12 का मैग्नीट्यूड F21 के मैग्नीट्यूड के बराबर है। दोनों का मैग्नीट्यूड एक जैसा है तो हम उसको F लिख देते हैं। और ये जो F है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास।
ओके किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोडक्ट ऑफ मास के प्रोपोर्शनल है। और ये जो फोर्स है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास में फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर आता है। और ये g को हम कहेंगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इस g का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻7 -11 और यूनिट क्या होगी यहाँ पर? यूनिट फाइंड करने के लिए हम इस एक्सप्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। ओके यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय केजी स्क्वायर। क्या होगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय केजी स्क्वायर। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? दोनों के बीच का डिस्टेंस r है। तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम एंड दिस इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसका वैल्यू कितना है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11। यहाँ पर यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय केजी स्क्वायर। ये जी का वैल्यू है। अब यहाँ पर हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि इसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों कहते हैं। यहाँ पर एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो सकता है कि इस लॉ को यूनिवर्सल लॉ क्यों कहते हैं और इस कांस्टेंट को यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों कहते हैं, वो आपको एक्सप्लेन करना है, वो आपको बताना है। अगर आप कमेंट में ये आंसर देते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा यहाँ पर हमें एक कॉन्सेप्ट समझना है कि अगर हम यहाँ पर आपको सारे कॉन्सेप्ट बताते हैं और आप समझते हैं तो उससे आपके कॉन्सेप्ट इतने क्लियर नहीं होंगे जितना आप खुद उन कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो आप एक बार खुद ट्राई कीजिएगा कि इस जी को यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसी लेक्चर में इस क्वेश्चन का आंसर भी छुपा हुआ है। अब हम यहाँ पर आगे देखते हैं, जो फोर्स का एक्सप्रेशन हमने देखा, यहाँ पर फोर्स का एक्सप्रेशन हमने जो देखा, फोर्स का एक्सप्रेशन हमने देखा F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और इससे रिलेटेड अब हम कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, इस फोर्स से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे इस कॉन्सेप्ट को हम वेक्टर फॉर्म में कैसे समझ सकते हैं। ओके तो यहाँ पर अब हम बात कर रहे हैं एक न्यूमेरिकल की। एक क्वेश्चन है हमारे पास में कि अगर हमने तीन पार्टिकल को एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों साइड पर रखा हुआ है ना, ये एक पार्टिकल जिसका मास m है, दूसरा पार्टिकल जिसका मास m है और तीसरा पार्टिकल जिसका मास m है, और इनको हमने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के कॉर्नर पे रखा हुआ है जिसका साइड है a। साइड कितना है? a। ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ओके तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं थ्री पार्टिकल्स। क्या लिख सकते हैं? थ्री particles are placed at corners of an equilateral triangle, ओके तो हमको हर एक पर फोर्स बताना है। ओके अब जब हम फोर्स बताएंगे, जब हम फोर्स की बात करते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर हमको वेक्टर एडिशन करना होगा। अगर हम इस फोर्स की बात करें, जैसे कि ये जो हमारे पास में पार्टिकल नंबर 1 है, इस पे हम फोर्स की बात करते हैं, तो ये जो पार्टिकल नंबर 2 है ये इसको अट्रैक्ट करेगा और पार्टिकल नंबर 3 भी इसको अट्रैक्ट करेगा। तो ये पार्टिकल नंबर 2 का जो अट्रैक्शन का डायरेक्शन होगा वो दोनों को मिलाने वाली लाइन की डायरेक्शन में होगा। ऐसे ही पार्टिकल नंबर 3 जो है इसको अट्रैक्ट करेगी इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हम आपको यहाँ पर डायग्राम में एरो ड्रॉ करके बता रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ओके तो यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा बोल्ड हो गया, थोड़ा हम शार्प कर लेते हैं। ओके अब अगर हम इन दोनों फोर्स को, अच्छा हम इनकी नेमिंग कर लेते हैं। ये थर्ड फोर्स के कारण है तो इसको हम F3 लिख देते हैं, ये सेकंड के कारण है तो इसे हम F2 लिख देते हैं। अगर हम F2 का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो F2 का वैल्यू कितना होगा? gm² डिवाइडेड बाय a²। अगर हम F3 का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं
तो वो क्या होगा, वो भी जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर होगा, मतलब दोनों इक्वल फोर्स हैं। और अगर हम नेट फोर्स रिजल्टेंट फोर्स की बात करें तो वो कितना होगा, रूट ऑफ F2 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर प्लस 2F2 इंटू F3 इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पर इन दोनों फोर्स के बीच का डायरेक्शन कितना होगा, इन दोनों फोर्स के बीच का एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। कितना होगा, 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो सबका वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं। यहाँ से एफ स्क्वायर कॉमन आ सकता है, तो हम इस एफ को बाहर कॉमन लेंगे और ब्रैकेट में हमको कितना मिलेगा, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर भी 1 बचा, है ना। इसे हम थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो r इज इक्वल टू इस f का वैल्यू जो f, इसको हम f लिख सकते हैं, इसको भी f लिख सकते हैं, है ना। ये और ये जो वैल्यू है इसको हमने इक्वल टू f लिखा और इसको भी हमने इक्वल टू f लिखा। तो यहाँ से एफ स्क्वायर, यहाँ से एफ स्क्वायर, यहाँ पर भी एफ स्क्वायर हो जाएगा, तीनों में से f बाहर कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर मिलेगा 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू कॉस 60 कितना होता है, 1/2, कैंसिल हो जाएगा और अल्टीमेट √3 बचेगा। तो रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो होगा जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर और ब्रैकेट में बचा √3। तो जो रिजल्टेंट फोर्स हर एक के ऊपर लगेगा वो लगेगा जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इंटू √3। तो हमको यहाँ से क्या पता चला, हमको यहाँ से पता चला कि हम ग्रेविटेशनल फोर्स की जब बात करेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसे वेक्टर कैलकुलेशन की हेल्प से ही हमें सॉल्व करना है। ओके, और भी हम बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देख सकते हैं, पर वो क्वेश्चन हम वेक्टर फॉर्म में देखेंगे। वेक्टर फॉर्म से हम क्वेश्चन की को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमको बात करना है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन वेक्टर फॉर्म। अभी आज हमने क्या देखा, अभी आज हमने देखा फर्स्ट टॉपिक यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और उसमें हमने सीखा कि ग्रेविटेशनल लॉ जो होता है उसके अकॉर्डिंग जो फोर्स होता है वो प्रोडक्ट ऑफ मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। उसी से रिलेटेड हमने ये न्यूमेरिकल किया। थैंक यू वेरी मच।